हेलो एवरीवन। जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर 1 का सेक्शन एच में आज हम लोग देखने वाले हैं अर्बनाइजेशन टॉपिक को। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पेपर 1 सेक्शन एच करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, आज का हमारा एजेंडा है अर्बनाइजेशन टॉपिक को देखना। तो अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण, ठीक है, ये इस सीरीज़ का 5वां क्लास है। तो इसमें हम लोग समझेंगे अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं, अर्बन एरिया क्या होता है, अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, आउटग्रोथ क्या होता है, और बहुत तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे अर्बनाइजेशन पे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, द टेंडेंसी टू कंसंट्रेट इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। कस्बों और शहरों में बसने और केंद्रित होने की प्रवृत्ति को शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। तो शहर किसको बोलेंगे, ठीक है, और इसको नापेंगे कैसे, ये सब अभी आगे हम लोग समझेंगे। तो आखिर अर्बनाइजेशन कितना हुआ है, इसको हम लोग कैसे नाप सकते हैं। तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। शहरीकरण का स्तर कुल आबादी के शहरी आबादी के प्रतिशत के संदर्भ में मापा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके झारखंड का पॉपुलेशन है 100 लोग रहते हैं वहाँ पे, और जो 30 लोग हैं वो रहते हैं शहरों में। ठीक है, तो हम बोलेंगे द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन झारखंड इज़ 30%। ठीक है, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि झारखंड में जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण का स्तर जो है वो है 30%। ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि अर्बनाइजेशन को कैसे नापते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पर नापते हैं। शहरों में कितनी जनसंख्या रहती है उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं और बोलते हैं इतना ही प्रतिशत अर्बनाइजेशन हुआ है इस स्टेट में या फिर इस देश में। अब देखिए, शहरों का पॉपुलेशन हमको निकालना है अर्बनाइजेशन समझने के लिए, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए ना कि आखिर शहर हैं कौन से। ठीक है, आखिर हम किसको शहर बोलेंगे। तो शहर किसको बोलेंगे इसका भी जो डेफिनेशन है वो हमारे सेंसस में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हमारे सेंसस में 2 तरह का शहर का बात किया गया है, नंबर 1 और नंबर 2। जो ये वाला टाउन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैचूटरी टाउन्स, स्टैचूटरी टाउन्स। ठीक, और जो ये वाला शहर है इस टाइप वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसस टाउन्स, सेंसस। ठीक, तो इस 2 तरह का अब समझते हैं कि स्टैचूटरी टाउन क्या होता है और सेंसस टाउन क्या होता है। तो देखिए, ऐसा सभी जगह, ऐसा सभी शहर जहाँ पर कि म्यूनिसिपैलिटी है या फिर कॉरपोरेशन है या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड है या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, तो इन सभी शहरों को हम अर्बन एरिया बोल सकते हैं। इन सभी जगहों को हम अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक है, पहला हो गया। और कैसा अर्बन एरिया है ये, तो स्टैचूटरी टाउन्स है ये सब। सेकेंड टाइप देखते हैं, तो क्या बस इसी को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा भी कुछ और तरह का टाउन होता है जिसको कि हम बोल सकते हैं अर्बन एरिया। तो वो कौन सा एरिया होता है, जहाँ पर कि कम से कम 5000 लोग रहते हों। ठीक, पॉपुलेशन वहाँ का 5000 होना चाहिए। टोटल जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से 75% लोग गैर कृषि क्षेत्र में काम करने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 लोग वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है ना, 100 मेल उस एरिया के काम करने योग्य हैं, तो उसमें से 75 लोग जो होंगे, ठीक है, वो गैर कृषि यानी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में शामिल होने चाहिए। ठीक, तभी क्राइटेरिया फुलफिल होगा। और तीसरा क्राइटेरिया है कि अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 400 लोग होने चाहिए प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है ना, आबादी का जो घनत्व है वो 400 होना चाहिए कम से कम। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई एरिया सेटिस्फाई करता है तो उसको भी हम अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक, क्लियर है। और कैसा अर्बन एरिया होगा वो, तो उसको बोलेंगे हम सेंसस टाउन्स। ठीक है ना, सेंसस टाउन्स। और जो पहला वाला कैटेगरी है जहाँ पर कि म्यूनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैचूटरी टाउन्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अर्बन एग्लोमरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, नगरीय संकुल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो देखिए, अर्बन एग्लोमरेशन में क्या होता है कि एक टाउन होता है, एक स्टैचूटरी टाउन होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े जहाँ पर कि म्यूनिसिपैलिटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो एक वैसा टाउन हो गया, है ना। और उसके बगल में कोई और टाउन है जो बिल्कुल एकदम फिजिकली जो है उससे सटा हुआ है बिल्कुल। ठीक, तो इन सभी को मिला करके हम बोलेंगे अर्बन एग्लोमरेशन।
इन सभी को मिलाकर बोलेंगे अर्बन एग्लोमरेशन। हो सकता है ये अलग ज़िला में हो, ये अलग ज़िला में हो, ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। ये सब एक टर्म है जिसका कि एक मीनिंग होता है, वही मीनिंग मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। या फिर एक स्टैचूटरी टाउन है मान लीजिए, और उसके बगल में कोई छोटा छोटा आउटग्रोथ है। अब ये आउटग्रोथ क्या होता है? तो आउटग्रोथ होता है जो शहर का स्टैचूटरी लिमिट से तो बाहर है। अब ये स्टैचूटरी टाउन है ना चूँकि, तो इसका एक लिमिट होगा ना कि जो स्टैचूटरी लिमिट होगा कि म्यूनिसिपैलिटी का कहाँ तक रोल है इस शहर में, तो एक लिमिट डिफाइन होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जैसे, तो अब रांची नगर निगम है, तो रांची नगर निगम पूरा रांची ज़िला में तो नहीं ना काम करता है, उसका एक लिमिट डिफाइंड है, ठीक है। तो उसके लिमिट से तो बाहर है, स्टैचूटरी लिमिट से बाहर है कुछ एरिया, जैसे कि कोई कैंप हो सकता है सेना का, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है ना, कोई गांव ही हो सकता है जहाँ पर कि किसी वजह से कोई ऑक्यूपेशन वहाँ नया खुल गया है, कोई ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से वहाँ पर चहल पहल बढ़ गया, अचानक वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गया, वहाँ पर शहरी फीचर आ गया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर कि शहरी फीचर अचानक आ गया है, जैसे कि बिजली आ गया वहाँ पर पक्का सड़क आ गया है ना, पीने का स्वच्छ पानी सप्लाई है वहाँ पर, तो इन सबको ही आउटग्रोथ्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आउटग्रोथ का डेफिनेशन मैंने दे रखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो एक स्टैचूटरी टाउन और उसके अगल बगल का आउटग्रोथ, इन सबको मिला करके भी अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह का आप एरिया समझ लीजिए जिसको कि हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। बाकी इतनी देर में आप लोग पढ़ लिए होंगे डेफिनेशन। इट इज़ ए कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रेड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग आउटग्रोथ्स, और टू और मोर फिजिकली कंटिन्यूअस टाउन्स टुगेदर विथ और विदाउट आउटग्रोथ ऑफ सच टाउन्स, ठीक। सिंपल है, एक स्टैचूटरी टाउन और उसके बगल और भी टाउन, ठीक है ना, आउटग्रोथ भी हो सकता है, या फिर एक स्टैचूटरी टाउन और उसके बगल कोई टाउन तो नहीं है लेकिन आउटग्रोथ है बहुत सारा, तो इन सबको मिला करके हम बोलेंगे अर्बन एग्लोमरेशन, या फिर इन सबको मिलाकर बोलेंगे अर्बन एग्लोमरेशन। और एक कंडीशन दिया है कि कम से कम 20,000 जनसंख्या इसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही था अर्बन एग्लोमरेशन, कम से कम 20,000 जनसंख्या होना चाहिए 2001 सेंसस के अनुसार, और एक स्टैचूटरी टाउन तो होना ही चाहिए, सिर्फ टाउन से नहीं चलेगा, सेंसस टाउन रहेगा तब नहीं, ठीक है ना। सेंसस टाउन के बगल में कितना भी आउटग्रोथ हो जाए वो वैसे नहीं, या 2-3 सेंसस टाउन भी क्यों नहीं मिल जाए आपस में, उसको भी हम अर्बन एग्लोमरेशन नहीं कहेंगे। कम से कम एक स्टैचूटरी टाउन होना ही चाहिए अर्बन एग्लोमरेशन में, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आउटग्रोथ का डेफिनेशन है, लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, बट मैंने आपको जो बताया वही है ना। शहर का स्टैचूटरी लिमिट के बाहर एक स्टैचूटरी टाउन है, उसके लिमिट के बाहर कुछ एरिया जो है उसमें अचानक शहरी फीचर आ जाता है, जैसे कि रेलवे कॉलोनी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी कोई खुल गया उसका कैंपस, कोई पोर्ट एरिया आ गया, कोई मिलिट्री कैंप आ गया, ठीक है। तो ये सब जो है वहाँ पर आ जाता है, तो वहाँ पर शहरी फीचर्स डेवलप कर देता है। अब जाहिर बात है रेलवे कॉलोनी है, मिलिट्री कैंप है, पोर्ट एरिया है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, अच्छा सड़क होगा वहाँ पर, बिजली का व्यवस्था होगा, पोस्टल होगा, बैंकिंग सुविधा आ जाएगा, तो इसीलिए उन सब एरिया को जो है ना आउटग्रोथ कहते हैं, जो शहर के स्टैचूटरी लिमिट से बाहर होते हैं लेकिन उनके रेवेन्यू लिमिट में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आउटग्रोथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब अराइज होता है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग थ्योरी देख लिए, समझ लिए, ताकि अब क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। पहला, स्टैचूटरी टाउन्स का संख्या कितना है 2011 सेंसस के अनुसार, तो 4041 पहला क्वेश्चन। दूसरा, सेंसस टाउन का जनसंख्या कितना है 2011 सेंसस के अनुसार, तो 3894। तीसरा क्वेश्चन, अर्बन एग्लोमरेशंस का संख्या कितना है देश में, तो 475, ठीक। अर्बन एग्लोमरेशन में स्टैचूटरी टाउन भी शामिल हो सकता है, ठीक है ना। एक स्टैचूटरी टाउन तो होगा ही, उसके साथ एक सेंसस टाउन हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरा आउटग्रोथ्स हो सकता है, ठीक। तो ये था, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टैचूटरी टाउन, सेंसस टाउन और अर्बन एग्लोमरेशन का टोटल नंबर्स। या फिर आपसे पूछा जा सकता है देश में टाउन्स कितना है टोटल 2011 सेंसस के अनुसार, तो इन दोनों को जोड़कर आप बता देंगे, इन दोनों को जोड़िएगा तो 7,935 आएगा। तो ये आप बता सकते हैं टोटल टाउन्स अगर सिर्फ पूछ दे तो, है ना। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक लास्ट ये भी पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशंस और टाउन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द अर्बन फ्रेम, वो कितना है देश में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 6,166। तो इन तीनों को जोड़ मत दीजिएगा इसको निकालने के लिए, है ना, वो वाला मैथ मत कीजिएगा, क्योंकि अर्बन एग्लोमरेशन का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है।
हो सकता है इसी में कई सारा सेंसस टाउन होगा, स्टैचूटरी टाउन होगा, है ना, तो इसीलिए डायरेक्ट जोड़ मत दीजिएगा इसको, ठीक है। ये नंबर याद रखिएगा 6166 अगर अर्बन एग्लोमरेशन और स्टैचूटरी टाउन को मिला करके पूछेगा तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में क्या है, ठीक है। सिंपली आपको इसमें लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन पूछ रहा है ना। यही तो था अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है टोटल जनसंख्या में। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है इंडिया में 2011 सेंसस के अनुसार, ठीक। तो याद रखिएगा 31.16% है ना, 31.16%, 31.16%, यानी कि टोटल आबादी का लगभग 31.16% जो है वो रहता है शहरों में हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि पिछली जनगणना के अनुसार यानी 2001 के जनगणना के अनुसार 2011 में कितना प्रतिशत शहरी आबादी बढ़ गया, ठीक है। तो उसका आंसर होगा 31.08, 31.08% बढ़ गया, क्योंकि 2001 सेंसस के अनुसार 27.78% था शहरी आबादी, ठीक, 27.78 था शहरी आबादी। 2011 सेंसस में हो गया 31.16 जो कि क्वेश्चन में था, ठीक है ना। तो जो बढ़ोतरी है वो था 31.08%। अब मत बोलिएगा कि 27 से बढ़कर 31 हो गया तो 4% बढ़ा ना, मैथ है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर मैं वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा आप कि वो कैसे हुआ, ठीक है। 27.78% था 2001 में, 2011 में है 31.16%, ठीक, शहरी आबादी या फिर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर ग्रोथ पूछा जाता है दशकीय वृद्धि डिसेनियल ग्रोथ तो बोलेंगे 31.08%। ये 3 नंबर याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। ये इसका कम चांस है पूछने का 2001 में कितना था शहरी आबादी, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है 31.16% शहरीकरण का स्तर है अभी देश में, और ये पूछा जा सकता है आपको कि वृद्धि कितना हुआ है पिछले जनगणना के अनुसार, तो 31.08%, ठीक है। चलिए अब देखिए अर्बन सेंटर्स जो है, अभी हम लोग समझे अर्बन एरिया किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अर्बन एरिया को बहुत तरह से डिवाइड करते हैं अपना स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो अर्बन एरिया को पहला जो डिवीज़न का हमारा मापदंड है वो है पॉपुलेशन के बेसिस पर, ठीक। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर अर्बन सेंटर्स को कितने क्लास में बांटा गया है, ठीक है, यही एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर अर्बन एरिया को बांटा गया है 6 तरह में, क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 टाउन्स तक, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 1 टाउन्स जहाँ पर कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, 1 लाख या फिर उससे अधिक जनसंख्या है, और उसी तरह आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्लास 1 से क्लास 6 टाउन्स तक बताया गया है टाउन्स का वर्गीकरण, ठीक है। और ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो ज्योग्राफी वाला है ना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 ज्योग्राफी, वहीं पे ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे बोला है कि मोर देन 1 लाख होगा तो उसको क्लास 1 टाउन कहते हैं या सिंपली सिटी कहते हैं। अगर 1 से 5 मिलियन यानी 1 लाख से 50 लाख का जनसंख्या है तो उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, और अगर 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको हम लोग मेगा सिटी बोलते हैं, ठीक। ये सब दिया हुआ है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। तो अभी हम लोग देख लिया कि जनसंख्या के आधार पर शहर को कैसे वर्गीकृत किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हाउ द टाउन्स हैव बीन डिवाइडेड, ठीक है ना। और भी टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिटीज़ और अर्बन एग्लोमरेशंस इन इंडिया आर मिलियन प्लस सिटीज़ एज पर सेंसस 2011। तो कितना ऐसा अर्बन एग्लोमरेशन है इंडिया में जिसमें कि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक, सेंसस 2011 के अनुसार। तो उसका आंसर होगा 53, 53 ऐसा अर्बन एग्लोमरेशन या सिटी है जहाँ पर कि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, याद रखेंगे, ठीक है ना। पिछले सेंसस से यानी 2001 के सेंसस के बाद 18 नया अर्बन एग्लोमरेशन और टाउन जो है ऐड हुआ है इस लिस्ट में, ठीक है, जहाँ पर कि जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है ना, गोवा मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। ठीक, अगर यहाँ पर स्टेट के साथ मैं यूटी भी लिख देता कि यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट दोनों को मिला करके बताइए कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कौन है, तो फिर इसका आंसर हो जाता दिल्ली। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर सिर्फ स्टेट दिया रहेगा तो गोवा, और अगर स्टेट और यूटी दोनों मिला करके आपसे पूछेगा तो दिल्ली सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला करके आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम शहरीकृत या फिर नगरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, जितना भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है उसमें सबसे कम जो है वो हिमाचल प्रदेश में अर्बनाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पर आपसे झारखंड का भी पूछ सकता है क्वेश्चन अर्बनाइजेशन में, है ना, कि अर्बनाइजेशन में झारखंड का रैंक क्या है। तो 2011 में ये 27th रैंक पर है। ठीक, 27th पोजीशन पर है अर्बनाइजेशन के मामले में। और अर्बनाइजेशन इन झारखंड, झारखंड में अर्बनाइजेशन है कितना, तो 22.24% था 2001 सेंसस के अनुसार, और 24.05% है 2011 सेंसस के अनुसार। ठीक, तो आपसे सिंपली पूछ सकता है 2011 सेंसस के अनुसार झारखंड का रैंक बताइए अर्बनाइजेशन में, तो 27th बताएंगे। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि झारखंड में अर्बनाइजेशन का लेवल बताइए, या फिर इसको ऐसे फ्रेज किया जा सकता है कि अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंट झारखंड का पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 24.05% 2011 सेंसस के अनुसार। अच्छा, ये सब रैंक वैंक जो है 2011 सेंसस के अनुसार है। ठीक है ना, ये सब में अब काफ़ी चेंज होगा क्योंकि 2011 के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है ना। तेलंगाना एक आ गया, आपका नया राज्य हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर अभी रिसेंटली अब चेंज हो गया 2 यूटी में। उसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है वो अब 1 यूटी हो गया है, दोनों मिलाकर। तो ये सब कुछ चेंजेज आया है, बट ऑफ कोर्स आपसे 2011 सेंसस के बेसिस पे पूछेगा तो 27th याद रखिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट या यूटी है इंडिया में। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 मेगा सिटीज़ इन इंडिया हैविंग मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो मेगा सिटीज़ क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है, और सिंपली सिटी किसको बोलते हैं, वो सब डेफिनेशन अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं ऐसा मेगा सिटी का नाम बताइए जिसमें कि 1 करोड़ से ज़्यादा का जनसंख्या है। ठीक है ना, मेगा सिटीज़ और भी हैं क्योंकि उस डेफिनेशन के अनुसार 50 लाख से ऊपर वाले को हम मेगा सिटी बोल रहे थे। ठीक है, तो 50 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे 1 करोड़ से ऊपर वाला मेगा सिटी का नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा यही 3 है जहाँ पर कि 1 करोड़ से ज़्यादा का जनसंख्या है। ठीक है, तो ये अर्बन एग्लोमरेशन का बात कर रहा है ना। कई लोग हो सकता है इसको देखकर कंफ्यूज कर जाएंगे कि कोलकाता का इंडिविजुअली तो इतना पॉपुलेशन नहीं है, बट यहाँ पर अर्बन एग्लोमरेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, मेगा सिटी का बात कर रहे हैं, उस टाइप का जो अर्बन एग्लोमरेशन है जिसको कि 50 लाख से ऊपर का जनसंख्या है, तो उसको हम लोग मेगा सिटी बोलते हैं। तो ये सिटी वर्ड से कंफ्यूज मत कीजिएगा, अर्बन एग्लोमरेशन का बात हो रहा है। ठीक, तो ग्रेटर मुंबई, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन कौन है देश में, है ना, तो उसका आंसर होगा ग्रेटर मुंबई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर है। ठीक है, तो ग्रेटर मुंबई होगा, उसके बाद दिल्ली होगा, उसके बाद कोलकाता होगा। तो ये सब याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। यही 3 है जिसका जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर है अर्बन एग्लोमरेशंस में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे इसमें अगर झारखंड रिलेटेड पूछ दिया कि झारखंड में सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड में सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन वाला एरिया हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, अर्बन एग्लोमरेशन, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि हम उस ज़िले की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा झारखंड का सबसे पॉपुलस ज़िला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो फिर रांची होगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन आपसे अभी अर्बन एग्लोमरेशन का बात किया जा रहा है ना, तो अर्बन एग्लोमरेशन का डेफिनेशन हम लोग ऊपर समझे हैं कि कैसे डिफाइन होता है अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक, और तो जमशेदपुर है सबसे बड़ा, उसके बाद धनबाद है। ठीक है, उसके बाद रांची है जब अर्बन एग्लोमरेशन का बात होता है तो। ठीक, सबसे बड़ा जमशेदपुर, फिर धनबाद, फिर रांची। ठीक है ना, अगर ये पूछेगा कि किस जिला का जनसंख्या सबसे अधिक है तो फिर रांची होगा, लेकिन अगर अर्बन एग्लोमरेशन पूछता है, आपको अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो फिर जमशेदपुर होगा। ठीक,
जमशेदपुर के पास ही आपको पता होगा कि आदित्यपुर है ना। जमशेदपुर आदित्यपुर खड़कई नदी के बीच से क्रॉस करता है दोनों का, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब, है ना। हालांकि जमशेदपुर और आदित्यपुर दोनों अलग अलग ज़िला में है, ठीक है ना। ये सरायकेला खरसावां में आता है आदित्यपुर, जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में आता है। तो आपको अर्बन एग्लोमरेशन का कंसेप्ट ऊपर बताए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कौन सा ज़िला में आता है। ये कंटिगुअस टाउन होता है, ठीक है ना, जिसमें एक स्टैचूटरी टाउन होगा और एक सेंसस टाउन हो सकता है या फिर आउटग्रोथ्स हो सकता है बहुत सारा छोटा छोटा, ठीक है ना। तो अर्बन एग्लोमरेशन में ये सब याद रखिएगा झारखंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, तो अभी पॉपुलेशन के बेसिस पर ऊपर हम लोग टाउन को क्लासीफाई कर लिए थे, क्लास 1 से लेकर क्लास 6 टाउन्स, ठीक, 6 तरह से डिवाइड किया गया है। अब हम लोग कार्य के हिसाब से देखेंगे कि आखिर फंक्शनली टाउन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो एज पर द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स व्हाट काइंड ऑफ टाउन्स जमशेदपुर हुगली एंड भिलाई एटसेट्रा कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। अगर कार्यात्मक वर्गीकरण देखा जाए तो जमशेदपुर हुगली भिलाई को किस टाइप का टाउन हम बोलेंगे, प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, खनन नगर या फिर वाणिज्यिक नगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। जमशेदपुर से आप लोग गेस कर लिए होंगे कि ये औद्योगिक नगर बोलेंगे तो इसको। अब देखिए क्लास 1 से क्लास 6 हम लोग देखें पॉपुलेशन के आधार पर 6 तरह से टाउन को डिवाइड किया गया है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है टाउन का, उसमें 9 तरह से टाउन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, प्रशासनिक शहर, इंडस्ट्रियल टाउन्स, ट्रांसपोर्ट टाउन्स, कॉमर्शियल टाउन्स, माइनिंग टाउन्स, गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स और टूरिस्ट टाउन्स। एक एक दो एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आई होप कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। जो जगह जिस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है ना, या फिर जो वहाँ का मेन काम है उस जगह का, ठीक है। जैसे न्यू दिल्ली चंडीगढ़ कैपिटल है तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोल दिए। जमशेदपुर भिलाई वगैरह इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल, मतलब उस शहर का पहचान जिससे है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। अब जैसे झरिया है, देखिए यहाँ पर धनबाद दिया रहेगा, झरिया दिया रहेगा तो ऑफकोर्स माइनिंग टाउन होगा, माइनिंग के लिए फेमस है ना। रुड़की हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सब एजुकेशनल टाउन्स में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आई होप कि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, 2-3 शहर का नाम दे देगा और पूछ देगा कि किस तरह का टाउन्स है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाउन्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, या फिर ऑप्शन देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन सा सटीक बैठ रहा है ना। आखिर मोस्ट अप्रोप्रिएट मारना होता है वहाँ पर टिक, ठीक है ना। कभी भी आप देखिएगा नहीं क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि करेक्ट, मोस्ट करेक्ट, ऐसा नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो वहाँ पर, लेकिन आपको सबसे जो अप्रोप्रिएट है, सबसे जो सटीक है, सटीक वर्ड भी देखिएगा हिंदी में यूज़ किया हो रहेगा, सबसे सटीक जो आंसर है उसी को टिक मारना होता है आपको, ठीक है। तो यही था। अब देखिए जैसे न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली में क्या कॉमर्शियल नहीं है? ऑफ कोर्स कॉमर्शियल है, काफ़ी बड़ा कॉमर्शियल हब है नॉर्थ इंडिया का न्यू दिल्ली, इनफैक्ट सबसे बड़ा कॉमर्शियल हब है। तो बट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा पॉपुलर है न्यू दिल्ली, ठीक है ना। पूरा देश का कार्यभार वहीं से चलता है, ठीक है, कार्यालय, और प्लस खुद दिल्ली का भी वहाँ पर न्यू दिल्ली ही है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मारेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा कॉमन सेंस का चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तो ये था फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। तो 2 तरह से हम लोग टाउन्स का क्लासिफिकेशन देख लिए, पॉपुलेशन के बेसिस पे 6 तरह से डिवाइड किया गया है, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन यानी कार्यात्मक वर्गीकरण 9 तरह से किया गया है, ठीक। एक तरह से और डिवाइड किया गया, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले देखते हैं। इन विच कैटेगरी सिटीज सच एज वाराणसी, पाटलिपुत्रा, प्रयाग कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो अब देखिए अलग अलग काल में शहरों के विकास के आधार पर भी डिवीज़न किया गया है, ठीक है। एंशियंट टाउन्स, मेडिएवल टाउन्स, मॉडर्न टाउन्स, इन 3 तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो वाराणसी, पाटलिपुत्र, प्रयाग एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से इनका नाम सुनते आ रहे हैं, ये सब काफ़ी पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड टाउन्स हैं, तो इसीलिए एंशियंट टाउन। ओके, तो एंशियंट टाउन्स समझ गए। अब देखिए तो इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। 3 तरह से टाउन्स को डिवाइड किया गया है, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अलग अलग समय अवधि में विकास के आधार पर शहरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो ये था जैसे एंशियंट टाउन्स वाराणसी, प्रयाग, मेडिएवल टाउन्स जो मेडिएवल टाइम्स में विकसित हुए, तो जैसे दिल्ली, हैदराबाद, या मॉडर्न टाउन्स जैसे कोलकाता, मुंबई, जिनको अंग्रेज़ लोग मोस्टली विकसित किए, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह से हम लोग टाउन्स का क्लासिफिकेशन देखे, है ना। पॉपुलेशन के आधार पे सबसे पहले देखे 6 तरह से,
फिर हम लोग देखें कार्य के हिसाब से यानी फंक्शन के हिसाब से 9 तरह से डिवाइड किया हुआ था। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन के हिसाब से कि कब इवॉल्व हुआ है वो टाउन, ठीक है ना। तो 3 तरह से यहाँ डिवाइड किया गया है। तो ये सब याद रखेंगे, क्वेश्चन इसी बेसिस पर पूछा जा सकता है आपसे। और कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्बनाइजेशन क्यों होता है। 2-3 लाइन लिखा हो रहेगा और फिर ऑप्शन दिया रहेगा 1 and 2, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव या 1, 2 and 3, इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको समझ होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन क्यों होता है। तो डेफिनेटली कोई इंडस्ट्री लगता है जिसकी वजह से अर्बनाइज्ड हो जाता है कोई एरिया, है ना। किसी जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटी अचानक बढ़ जाता है, जैसे कोई गाँव ही है लेकिन वहाँ पर अचानक से किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री लगने लगा मान लिया जाए, या फिर किसी प्रकार का कोई माइनिंग वहाँ पर निकल आया, तो अचानक लोगों का वहाँ पर आवागमन बढ़ जाता है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। फिर उस एरिया का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने लगता है, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगता है, फिर वो टाउन के कैटेगरी में काउंट होने लगता है, ठीक। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी अर्बनाइज होता है कोई एरिया। बाउंड्री चेंजेस, है ना, कई बार 2 जगह को मिलाकर एक बना दिया जाता है, या फिर किसी शहर का लिमिट ही बढ़ा दिया गया तो अचानक उसमें एक नया एरिया शामिल हो गया, तो उससे भी अर्बनाइजेशन होता है। और नेचुरल ग्रोथ रेट भी है ना। आज़ादी के समय जो गांव में 500 लोग रहता था, अब हो सकता है वहाँ 50,000 लोग रहता होगा। तो नेचुरल है कि जनसंख्या किसी भी जगह का बढ़ते जाएगा। तो अर्बनाइज्ड किसको कहते हैं, क्राइटेरिया हम लोग एकदम स्टार्टिंग में देखे थे। अगर कोई वैसा एरिया है जो कि ग्रोथ होते होते उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने लगा, तो उसको हम फिर टाउन मानने लगते हैं और कह देंगे कि ये अब अर्बन एरिया हो गया, और हम लोग बोल सकते हैं कि वो अब अर्बनाइज्ड हो गया। तो ये था कॉजेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन, पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल टेंडेंसी हो रहा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कुछ कुछ यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछने का, 2-4 क्वेश्चन डाला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कॉजेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन समझ गए होंगे। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, नगरीकरण का प्रभाव। तो कुछ सकारात्मक प्रभाव है, कुछ नकारात्मक प्रभाव है, दोनों कॉमन सेंस का चीज़ है ये भी सब, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पॉजिटिव क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छा होता है, सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा बेहतर होता है ना, क्योंकि हर कंपनी हो गया या कोई पब्लिक सेक्टर ही फर्म है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है धर्म जाति वगैरह के आधार पर, ठीक है ना। गांव में अभी भी काफ़ी कुछ होता है, बहुत सारा काम, बहुत सारा लोग को अलाउड नहीं होता है करने के लिए। तो जो इंटीग्रेशन है वो शहरों में ज़्यादा होता है। कई बार सोचने से ऐसा नहीं लगता है आपको लगता होगा नहीं गांव का माहौल ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सोसाइटी इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन नहीं। जो एक्चुअली में इंटीग्रेशन का मीनिंग है वो शहरों पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि वहाँ पर काम करने से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ को यूज करने से रिलेटेड, कहीं पर मॉल में ही जाते हैं, मूवी में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है किसी के लिए। कोई भी जाति कोई भी धर्म का लोग जा सकता है वहाँ पर, ठीक है ना, छोटा बड़ा हर एक तरह का लोग जा सकता है। तो ये जो है ना पॉजिटिव में आता है, सकारात्मक प्रभाव में आता है अर्बनाइजेशन का, है ना। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तो बढ़ता ही है लोग का अर्बन एरिया में। और नेगेटिव में क्या होता है कि लोग शहरों में चले जाते हैं अपने अपने फैमिली को छोड़कर, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हो जाता है ना, लोग का जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये एक बुरा प्रभाव है, लोग साथ में नहीं रह पाते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो लोग रखते भी नहीं हैं अपने घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों को, जनरली लोग खुद ही रहते हैं, अकेले रहते हैं वहाँ पर। तो डिसइंटीग्रेशन होता है जॉइंट फैमिली का। कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने बोल ही दिया, जो महंगा होता है जीवन यापन वहाँ पर। क्राइम रेट ज़्यादा होता है शहरों में, और पोल्यूशन तो सबको ही जानता है कि शहरों में प्रदूषण का प्रॉब्लम है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इन सब से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्बनाइजेशन का क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है। कुछ कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप सोच सकते हैं, या फिर आपको एटलीस्ट ऑप्शन देखकर तो समझ में आ जाएगा कि वो पॉजिटिव चीज़ है या फिर नेगेटिव चीज़ है। तो इन सब सब्जेक्टिव टाइप का थोड़ा सा टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अर्बनाइजेशन के ऊपर यही एक वीडियो होगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ और एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। फ्यूचर में अगर कुछ वैसा आता है तो मैं बता दूंगा आपको, ओके। और इस सीरीज़ में दूसरा वीडियो उसको देखने के लिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा लिंक, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया हुआ है ना। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।